हेलो दोस्तों, बेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट, साथ ही साथ आपके यूपी पीटी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं, जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, किन तरंगों का निर्माण भूकंप आने से पहले होता है? ऑप्शन आपके सामने श्रव्य तरंगे, ऑप्शन बी अपश्रव्य तरंगे, ऑप्शन सी पराश्रव्य तरंगे या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अपश्रव्य तरंगे। दोस्तों, याद रखिएगा कि जब भूकंप आता है तो उससे पहले अपश्रव्य तरंगों का निर्माण होता है और इसको मनुष्य नहीं सुन सकता, बल्कि कुछ जानवर है जैसे कि कुत्ते हैं, बिल्ली है और पक्षियां हैं, ये इनको सुन सकते हैं। तो याद रखिएगा कि भूकंप आने से पहले इनका निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? ऑप्शन आपके सामने है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी सर सिरिल रेडक्लिफ, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सर सिरिल रेडक्लिफ। दोस्तों, याद रखिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन जो किया गया था वो सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था, तो याद रखिएगा माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। अगर आपसे पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो याद रखिएगा लॉर्ड माउंटबेटन थे। और अगर आपसे पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो याद रखिएगा सी राजगोपालाचारी थे। अगला क्वेश्चन, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सी थी? ऑप्शन आपके सामने लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी चांदी या फिर ऑप्शन डी कांसा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तांबा। दोस्तों, याद रखिए कि मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन, श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? ऑप्शन आपके सामने विलियम जोन्स, ऑप्शन बी बिल्किंस, ऑप्शन सी जेम्स प्रिंसेप या फिर ऑप्शन डी एडम स्मिथ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्किंस। दोस्तों, याद रखिए कि श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद बिल्किंस के द्वारा किया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा एडम स्मिथ को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? ऑप्शन आपके सामने महात्मा गांधी, ऑप्शन बी राजा खेतड़ी, ऑप्शन सी विनोबा भावे या फिर ऑप्शन डी अकबर द्वितीय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अकबर द्वितीय। दोस्तों, याद रखिए कि राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि भूदान आंदोलन के संस्थापक कौन थे, तो याद रखिएगा विनोबा भावे थे। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन आपके सामने अजीतनाथ, ऑप्शन बी ऋषभदेव, ऑप्शन सी पार्श्वनाथ या फिर ऑप्शन डी महावीर स्वामी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऋषभदेव। दोस्तों, याद रखिए कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में कितने मंडल है? ऑप्शन आपके सामने 6, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 3 या फिर ऑप्शन डी 18। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10। दोस्तों, याद रखिए कि ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है और 1028 सूक्तियां हैं। तो ये पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, संतों का संत किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने कबीर, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी रैदास या फिर ऑप्शन डी तुलसीदास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रैदास। दोस्तों, याद रखिए कि संतों का संत रैदास को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि रैदास के गुरु कौन थे, तो याद रखिएगा रामानंद थे और कबीरदास के भी गुरु रामानंद ही थे। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि सूरदास के गुरु कौन थे, तो याद रखिएगा बल्लभाचार्य थे और तुलसीदास के गुरु कौन थे, तो याद रखिएगा नरहरि दास थे। अगला क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन आपके सामने गोदावरी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी कावेरी या फिर ऑप्शन डी कोसी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महानदी। दोस्तों, याद रखिए कि हीराकुंड बांध जो है वो उड़ीसा में बना हुआ है और आपको ये भी पता है कि उड़ीसा में ही महानदी है। तो याद रखिएगा कि हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर बना हुआ है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस नदी को वृद्धगंगा कहा जाता है, तो याद रखिएगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि किस नदी को अर्धगंगा कहा जाता है, तो याद रखिएगा कावेरी नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन आपके सामने झारखंड, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या फिर ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। दोस्तों, याद रखिए कि जो केरल है ये थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस राज्य में सबसे अधिक लिग्नाइट का उत्पादन होता है, तो याद रखिएगा कि जो तमिलनाडु है इसमें लिग्नाइट का उत्पादक सबसे अधिक होता है। और याद रखिएगा कि लिग्नाइट को ही भूरा कोयला
कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में किस मृदा का विस्तार सर्वाधिक है? ऑप्शन आपके सामने लाल मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी काली मिट्टी या फिर ऑप्शन डी लेटराइट मिट्टी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत के लगभग 40% से भी अधिक भाग पर लगभग जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन आपके सामने है 6 वर्ष या 65 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष या 62 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष या 70 वर्ष या फिर ऑप्शन डी 5 वर्ष या 70 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 वर्ष या 70 वर्ष। दोस्तों याद रखिएगा कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसका गठन 1993 में किया गया था, और याद रखिएगा कि इसके में जो अध्यक्ष होते हैं, इनके जो सदस्य होते हैं, इनका कार्यकाल 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष तक होता है। यानी कि अगर वो 1980 में नियुक्त होते हैं तो 1983 तक ही वो सदस्य रह पाएंगे, और अगर उनकी आयु मान लीजिए कि 68 ईयर है तो याद रखिएगा कि 2 साल बाद इनको अपना पद छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो 70 साल के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? ऑप्शन आपके सामने है विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन ई या फिर ऑप्शन डी विटामिन बी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन सी। दोस्तों याद रखिएगा कि विटामिन सी जो है वो जल में घुलनशील है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है तो याद रखिएगा विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है, और अगर आपसे पूछा जाता है कि किस विटामिन को स्टोर करके नहीं रखा जा सकता तो याद रखिएगा कि विटामिन सी को स्टोर करके नहीं रखा जा सकता। अगला क्वेश्चन, एस्पिरिन किस पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने बिलो, ऑप्शन बी सिनकोना, ऑप्शन सी जेट्रोफा या फिर ऑप्शन डी बेट्यूला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिलो। दोस्तों याद रखिएगा कि जलन होने पर और दर्द होने पर जो एस्पिरिन दवा यूज़ की जाती है ये बिलो के पेड़ की छाल से प्राप्त की जाती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मलेरिया की दवा जो कुनैन है इसको कहाँ से प्राप्त किया जाता है तो याद रखिएगा कि सिनकोना की छाल से प्राप्त किया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा बायोडीजल फसल है तो याद रखिएगा जेट्रोफा एक बायोडीजल फसल है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि किस पेड़ से भोजपत्र प्राप्त किया जाता है तो याद रखिएगा कि बेटुला के पेड़ से भोजपत्र प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस में होगी? ऑप्शन आपके सामने लोहे में, ऑप्शन बी निर्वात में, ऑप्शन सी जल में या फिर ऑप्शन डी सभी में समान रहेगी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोहे में। दोस्तों याद रखिए कि 2-3 दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि ध्वनि की चाल ठोस में सबसे अधिक होती है, द्रव में उससे कम होती है और गैस में सबसे कम होती है। तो याद रखिएगा कि जो ध्वनि की चाल है ये लोहे में सबसे अधिक होगी, क्योंकि जो लोहा है यहाँ पर ठोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के फेफड़े किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने टुंड्रा, ऑप्शन बी अमेजन, ऑप्शन सी टैगा या फिर ऑप्शन डी सहारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमेजन। दोस्तों याद रखिएगा कि पृथ्वी के फेफड़े जो है वो अमेजन वन को कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा कि सबसे अधिक जैव विविधता वहीं पाई जाती है जहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है और सबसे अधिक तापमान होता है। तो अमेजन में ऐसा बिल्कुल सही है, अमेजन में सबसे अधिक वर्षा भी होती है और सबसे अधिक वन भी है और यहाँ पर सबसे अधिक जो तापमान भी है। तो याद रखिएगा कि यहीं पर सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है, यानी कि पृथ्वी के लगभग 20% के लगभग जो है वो वन जो है वो सिर्फ अमेजन में पाए जाते हैं और इसीलिए इसे पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का र्यूमर तापमान कितना होता है? ऑप्शन आपके सामने है 310 र्यूमर, ऑप्शन बी 98.6 र्यूमर, ऑप्शन सी 36.9 र्यूमर या फिर ऑप्शन डी 29.6 र्यूमर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 29.6 र्यूमर। दोस्तों याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर का र्यूमर तापमान कितना होता है तो याद रखिएगा कि 29.6 र्यूमर होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि केल्विन में तापमान कितना होता है तो याद रखिएगा कि 310 केल्विन होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सेल्सियस में कितना होता है तो याद रखिएगा कि 36.9 या फिर कह सकते हैं कि 37 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि फ़ारेनहाइट में कितना होता है तो याद रखिएगा कि 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क का सहायक किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने सेरिब्रम, ऑप्शन बी अग्र मस्तिष्क, ऑप्शन सी मेरुरज्जु या फिर ऑप्शन डी तंत्रिका कोशिका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेरुरज्जु। दोस्तों याद रखिए कि मस्तिष्क का सहायक जो है वो मेरुरज्जु को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन किसके द्वारा होता है तो याद रखिएगा मेरुरज्जु के द्वारा ही होता है। अगला क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष प्रभावी हुआ? ऑप्शन आपके सामने 1972, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 2005 या फिर ऑप्शन डी 2002।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2005। दोस्तों याद रखिएगा कि क्योटो प्रोटोकॉल जो आया था वो ग्रीन हाउस गैसों का जो उस पर नियंत्रण करना है उसके लिए क्योटो प्रोटोकॉल को लाया गया था, और जिससे कि पृथ्वी के तापमान में नियंत्रण लाया जा सके। और अगर आपसे पूछा जाता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो याद रखिएगा 1972 में आया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो याद रखिएगा 2002 में आया था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि ध्वनि संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो याद रखिएगा 2000 में आया था। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की जैविक घड़ी किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने मेरुरज्जु, ऑप्शन बी अग्र मस्तिष्क, ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस या फिर ऑप्शन डी पीनियल काय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पीनियल काय। दोस्तों याद रखिए कि मनुष्य के मस्तिष्क में एक प्रकार की जो ग्रंथि के टाइप की होती है पीनियल काय, इसके तहत क्या होता है कि जैसे कि अगर आप सोते हैं और सोच लेते हैं कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है, तो ऑटोमेटिक आपकी आंखें 5 बजे खुल जाती है, और ये पीनियल काय के कारण होता है। इसीलिए इसे मानव शरीर की जैविक घड़ी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने चांदी, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी तांबा या फिर ऑप्शन डी लिथियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोना। दोस्तों याद रखिए कि सर्वाधिक तन्य धातु जो है वो सोना है। अगला क्वेश्चन, सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने श्वसन, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी बाष्पोत्सर्जन या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण। दोस्तों याद रखिएगा कि सौर ऊर्जा जो है यानी कि जो सूर्य का प्रकाश है उसका पौधों के द्वारा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण में पौधों के द्वारा किस रंग के प्रकाश का सबसे अधिक अवशोषण किया जाता है, तो याद रखिएगा कि लाल रंग का अवशोषण सबसे अधिक किया जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 27 सितंबर, ऑप्शन बी 5 दिसंबर, ऑप्शन सी 9 अक्टूबर या फिर ऑप्शन डी 10 दिसंबर। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट के द्वारा बताना है। आज के इस वीडियो में क्या आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। हम फिर से लौटेंगे एक नया लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।